Assalamualaikum. Welcome to my channel where I share essentials of preparation for all competitive exams. जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में आप लोगों से ये बात की थी कि मैं आप लोगों को इंटरनेशनल बुक्स की समरीज और उनके रिव्यूज़ डे वीकली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप उसको एनालिसिस के तौर पे अपने एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर स्टैंड आउट हो, दूसरों से डिफरेंशिएट हो। तो आज जो बुक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और उस बुक का नाम है व्हाई नेशंस फेल। कौमें नाकाम किस लिए होती हैं? इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे लॉजिकल आर्गुमेंट्स दिए हैं और इसको 2 बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों ने लिखा है। पहले हैं जेम्स रॉबिन्सन जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और दूसरे हैं डेरन एसिमोग्लू जो कि एक टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और एमआईटी में पढ़ाते हैं। ये एक तहकीकी किताब है। इस किताब को मुरतब करने के लिए ऑथर्स ने ऑलमोस्ट 60 ममालिक की हिस्ट्री का तज्ज़िया किया और इस हिस्टोरी का रिसर्च के तनाज़ुर में इन ममालिक के मौजूदा हालात का मुताला किया और अपनी इस रिसर्च से कौमों की कामयाबी और नाकामी के पीछे असल अवामिल क्या होते हैं, मुहर्रिकात क्या होते हैं, फैक्टर्स की निशानदेही की। और वो फैक्टर्स क्या हैं, मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। इस किताब के स्टार्ट में पहले कुछ हाइपोथेसिस बयान हुए हैं और जो इससे पहले लोगों ने कौमों की नाकामी और कामयाबी के पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए पहले लोगों ने दिए। तो वो बयान हुए हैं इस किताब के स्टार्ट में। इनको बेसिकली इन हाइपोथेसिस को ये ऑथर्स जो हैं ये निगेट करते हैं और अपना एक हाइपोथेसिस देते हैं। सो ये पहला हाइपोथेसिस जो इस बुक में दिया गया है वो है द ज्योग्राफी हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि कौमों की जो नाकामी है या कामयाबी है और वर्ल्ड में रिच और पुअर की जो डिवाइड है उसके पीछे ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से कुछ मुल्क नाकाम हो जाते हैं और कुछ जो हैं कामयाब रहते हैं। वो ऐसे ऐसे जोन्स में अपने ऐसे ज्योग्राफिक जोन्स में लाए करते हैं कि जो उनको या नाकाम बनाने का अवामिल बनते हैं या कामयाब बनाने के एक अमल बनते हैं। तो ये पहला है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ऑथर्स एग्ज़ाम्पल कोट करते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स में मुल्क लाए करते हैं वो नाकाम इसलिए रहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो लेज़ी होते हैं। इनको नॉलेज हासिल करने और कुछ दरियाफ्त करने की ख्वाहिश नहीं होती। वहाँ की डिजीज़ेज़ इतनी एडवर्स होती हैं कि वहाँ सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से वहाँ की जो सॉइल है वो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होती, फिज़िबल नहीं होती। सो वो मुल्क इसलिए नाकाम रहते हैं। इसी तरह से रिच जो कंट्रीज़ हैं वो टेम्परेट ज़ोन्स में लाया करते हैं जहाँ का आबो-हवा, जहाँ का मौसम जो है क्लाइमेट मुतदिल रहती है, तो इसलिए वो प्रॉस्पर करते हैं। दूसरा हाइपोथेसिस है द कल्चर हाइपोथेसिस, जो ये कहता है कि कौमों की सक्सेस और फेलियर इनके कल्चर की वजह से होती है, इनके कल्चर पे डिपेंड करती है। कल्चर कुछ कौमों के इतने रिजिड होते हैं, इतने ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव होते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को डिस्करेज करते हैं। इनके अकॉर्डिंग कल्चरल फैक्टर कौमों की सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करता है। तीसरा हाइपोथेसिस है द इग्नोरेंस हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक जो मुल्क के लीडर्स और रूलर्स होते हैं वो इतने इग्नोरेंट होते हैं कि उनको अवाम के मफाद और मुल्क के मफाद में पॉलिसीज़ को फ्रेम करने का नॉलेज ही नहीं होता। इनकी इस इग्नोरेंस की वजह से मुल्क सफ़र करता है, मुल्क नाकाम होते हैं और इस इग्नोरेंस की वजह से मुल्क जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। अब ऑथर जो हैं इन तीनों मफरूज़ों को, इन तीनों
हाइपोथेसिस को निगेट करते हैं और ये मेंटेन करते हैं कि ये मफरूज़े जो हैं कुछ डोमेन्स में तो ठीक हो सकते हैं, मगर ये एक ओवरऑल जो है एक्सप्लेनेशन देने से कासिर हैं। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि कौमों की सक्सेस और फेलियर्स के पीछे उनके असल मुहर्रिकात क्या होते हैं। ये जस्ट एक सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इस अपने ऑथर्स अपना नज़रिया जो है बयान करते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली जो कौमों की सक्सेस और फेलियर होती है, इनके स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करती है। स्टेट्स में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वर्क करते हैं, स्टेट को चलाते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद कैसे डाली गई है, वो किस नौइयत के इंस्टीट्यूशंस हैं, अवाम की फलाह के लिए काम करते हैं या जस्ट एक नैरो एलीट के लिए काम करते हैं, और उनकी जो बुनियाद है, जो नौइयत के वो इदारे हैं, उस वजह से स्टेट्स या तो कामयाब होती हैं या नाकाम होती हैं। 2 कैटेगरीज़ में वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करते हैं। पहली है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस और दूसरी है इंक्लूसिव इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। अब ये इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक भी हो सकते हैं और ये पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। जो कौमें नाकाम होती हैं, इनकी इस नाकामी की वजह इनके एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम्स होते हैं जो जिनमें रूलिंग क्लास जो होती है वो एक नैरो एलीट होती है जो रूल कर रही होती है और पावर चंद हाथों में कंसंट्रेटेड होती है और वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एट द एक्सपेंस ऑफ जनरल पब्लिक। और इस एक्सप्लॉयटेशन के नतीजे में जनरल पब्लिक जो है वो सफ़र करती है और मुल्क नाकाम रहते हैं। उनकी इस रूलिंग एलीट की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मुल्कों को नाकाम बनाती है। इसी तरह से एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है इसमें चंद लोगों की मोनोपोली होती है, अजारादारी होती है और ओपन मार्केट, ओपन बिजनेस करने की इजाज़त नहीं होती। क्लॉज होते हैं, इवन डिस्करेज टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कि नॉर्थ कोरिया में है। इस वजह से एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मुल्कों की नाकामी की वजह बनते हैं, एक रीज़न बनते हैं उनकी फेलियर की। और इसके बरअक्स जो कौमें कामयाब होती हैं, इनकी कामयाबी की वजह इनके इंक्लूसिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो गवर्निंग सिस्टम होता है जिसमें आम आवाम की फलाह को यकीनी बनाया जाता है, जिसमें जहाँ आवाम जो होती है उनके राइट्स का ख्याल रखा जाता है, जहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन की प्रोविजन को इंश्योर किया जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट पर पैसा खर्च होता है और ह्यूमंस को बेसिकली जो है सक्सेसफुल बनाया जाता है। तो इस तरह से इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं एक इंक्लूसिव मार्केट को इवॉल्व करते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। और इस वो मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हर कोई इंक्लूड हो सकता है, हर कोई एक दूसरे से compete कर सकता है और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दोज हु हैव गुड आइडियाज विल बी एबल टू स्टार्ट बिजनेसेस। और इस तरह से मार्केट में किसी की मोनोपोली और इजारादारी कायम नहीं होती और जो फर्म्स लेस एफिशिएंट होती हैं उनकी फर्म्स वो उनकी जगह वो फर्म्स ले लेंगे विच विल बी मोर एफिशिएंट। और इस तरह से एक इंक्लूसिव मार्केट इवॉल्व होगी जो जो कि एक जो पैसा जनरेट करेगी, जो पूरी इकॉनमी को ऊपर उठाएगी। और अब अगर किसी के पास आइडिया है तो इसको कैपिटल की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी और वो उसको कौन प्रोवाइड करेगा? इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में वो पैसा जो है वो उसको स्टेट प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल इस बुक में जो है वो एक एग्जांपल कोट करते हैं ऑथर्स बिल गेट्स की कि बिल गेट्स जो है उसको बिल गेट्स उसके इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने बनाया। उसको पहले एक अच्छी एजुकेशन दी गई,
अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला आगे बढ़ने का और इसके पास एक अच्छा आइडिया था, तो स्टेट ने वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट ने उसको पैसा प्रोवाइड किया और वो बदले में आईटी में एक रेवोल्यूशन लेके आ गया आईटी इंडस्ट्री में। और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा उसी मुल्क को हुआ, अमेरिका को हुआ। और इस तरह से इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो मुल्क को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, आगे बढ़ने में की एक रीज़न बनते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। क्या आप समझते हैं कि अगर बिल गेट्स जो है वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पैदा हुआ होता, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान जैसे किसी मुल्क में पैदा या अफ्रीका के किसी मुल्क में पैदा हुआ होता, तो वो बिल गेट्स होता? उसको वो फैसिलिटीज़ ही ना मिलती, उसको प्रॉपर एजुकेशन ही ना मिलती, हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज़ ही ना मिलती, वो कुछ भी ना होता। तो अपने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक तहकीकी किताब है और ऑथर्स ने कई मुल्कों की ऑलमोस्ट 60 मुल्कों की जो है हिस्ट्री का मुताला किया और ऑलमोस्ट ये 300 हवालों पर मुश्तमिल है ये किताब। तो इनमें से जो मिसालें अहम-अहम हैं चंद मुल्कों की, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहली बहुत ही अहम मिसाल इस मुल्क में जो इस किताब में दी गई है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। 1950 में कोरियन वॉर होती है और जिसके नतीजे में कोरियन पेनिनसुला जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया में। अब जो नॉर्थ कोरिया है उसमें रशिया का इन्फ्लुएंस रहता है, डोमिनेंस रहती है और साउथ कोरिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और रहता है। बेसिकली ये एक जो है कोल्ड वॉर की जंग थी और अगर कोल्ड वॉर पे आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अ, तो साउथ कोरिया में अमेरिका क्या करता है, अपने जैसे इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना शुरू कर देता है, इवॉल्व करना शुरू कर देता है, प्रमोट करना शुरू कर देता है। उसकी प्रमोशन में क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है, ओपन मार्केट होती है और मार्केट होती है, एक इकॉनमी ऐसी होती है जिसमें फैसिलिटीज़ हों, डेमोक्रेसी हो और आम आवाम की फलाह के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। और आज वही साउथ कोरिया उन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की वजह से दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल है, जो कि एक नॉर्थ कोरिया का एक पार्ट ही था पहले। इसके बरक्स नॉर्थ कोरिया में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की वजह से वहाँ बादशाहत का निज़ाम है, अवाम गरीब है। अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का आप कंपैरिजन करें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आप लोगों को। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम देख लें, चाहे सोशल डेवलपमेंट देख लें, किसी भी इंडिकेटर को देख लें, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। अब आप लोग ये सवाल करेंगे कि चाइना भी तो एक कम्युनिस्ट स्टेट है, तो वो कैसे डेवलप हो गया है? तो चाइना बेशक एक कम्युनिस्ट स्टेट है, इसने इसका पॉलिटिकल सिस्टम चंद लोगों के हाथों में है, मगर उन्होंने 1970s में ही ये बात समझ ली थी कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की वजह से और ख़ास तौर पर इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने अपनी मार्केट्स को ओपन करना शुरू किया। उन्होंने फ़ॉरेन जो है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, आम आवाम की फलाह के लिए पॉलिसीज़ बनाई और इसके रिज़ल्ट में आज चाइना ने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी भी मुल्क के लिए। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कर सका कि अपनी इतनी ज़्यादा आवाम को गुर्बत से निकाल दे। इसी तरह से अमेरिका और मैक्सिको की मिसाल दी गई है कि दोनों मुल्क जो हैं एक ही रीजन में लाया करते हैं, एक ही क्लाइमेट है दोनों की, लैंग्वेज एक है, कल्चर सेम है, मगर डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ह्यूज डिफरेंस है। अब अमेरिका और मैक्सिको में इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद कैसे रखी गई, इसके लिए मैं आपको हिस्ट्री इसकी बताता हूँ कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन इवॉल्व कैसे होते हैं और इनकी एवोल्यूशंस के की वजह से बाद में मुल्क पर क्या असरात होते हैं।
15th सेंचुरी में यूरोपियंस ने नए समुद्री रास्तों के लिए एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की और इसी एक्सप्लोरेशन में 1492 में यूरोपियंस का अमेरिका के साथ पहला कांटेक्ट होता है। स्पेनिश जो होते हैं यूरोप से स्पेनिश आकर साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू करते हैं, वहाँ के लोगों को मारते हैं वहाँ और वहाँ से गोल्ड सिल्वर और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और अपने मुल्क में वापस भिजवाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे अपने छोटे छोटे सरदार बनाकर अपने बिठाते हैं, उनसे उनको ये कहते हैं कि आप यहाँ से ये रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें और हमको भिजवाएं। अब इस तरह से स्पेन जो है वो दिनों में अमीर होना शुरू हो जाता है। इंग्लैंड उसको देखकर भी यही करता है और इंग्लैंड भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करता है कॉलोनाइजेशन के लिए और वो नॉर्थ अमेरिका में पहुंचता है। नॉर्थ अमेरिका में जाके वहाँ कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करता है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के इंडिजिनस लोग होते हैं जिनको रेड इंडियंस भी कहते हैं, वहाँ के इंडिजिनस लोगों की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है और वहाँ की क्लाइमेट इतनी हार्श होती है कि वो वहाँ पे अपनी कॉलोनियल सेटअप नहीं कर पा रहे होते, अपनी कॉलोनी नहीं बना पा रहे होते। तो अपनी कॉलोनी को बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए वो एक फार्मूला एक पावर शेयरिंग फार्मूला अपनाते हैं कि यहाँ एक जो है एक कॉलोनी बनाते हैं, एक छोटा-सा गवर्निंग सिस्टम बनाते हैं, छोटी-सी पार्लियामेंट बनाते हैं और इनको भी पावर्स देते हैं और खुद भी पावर रखते हैं। और नॉर्थ अमेरिका की ये जो रेजिस्टेंस होती है और ये गवर्निंग सिस्टम जो था, ये अमेरिका में इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो वक्त के साथ-साथ इवॉल्व होता गया और वहाँ के लोगों ने रेजिस्टेंस जारी रखी, ये बुनियाद था वहाँ पे इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व होने की। वहाँ के लोगों ने ब्रिटेन की हार्श पॉलिसीज़ की मुखालफत वैसे ही जारी रखी। फॉर एग्जांपल जब 1765 में ब्रिटेन ने स्टैम्प एक्ट लागू किया, जो कि ये था कि कॉलोनीज़ के लोग जो भी एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें, वो पहले ब्रिटेन नेवी से स्टैम्प लगवाएंगे और वहाँ टैक्स देंगे और टैक्स देने के बाद चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, जिसको वो जो है जिसकी वो मज़ामत करते हैं। और इसकी मुखालफत में एक फेमस स्लोगन भी ओरिजिनेट होता है, विच इज़ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसी मज़ामत ने आगे जाके जंग की सूरत इख्तियार की और अमेरिका ने ब्रिटेन से जो है आज़ादी हासिल की। अब आज़ादी के बाद वहाँ के लीडर्स ने ऐसे इदारे बनाए, ऐसे इदारों की बुनियाद रखी जो ये इंश्योर करें कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो आम आवाम की रहेगी। इदारों को एक दूसरे के काम में मुदाखलत से रोकने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि इदारे एक दूसरे की पावर्स को इंक्रोच ना करें। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया, इसका सोल पर्पस ये था कि अवाम के राइट्स को इंश्योर किया जाए। तो हिस्ट्री से एक ये बात वाज़ेह होती है कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व होने में सदियां लग जाती हैं। आज जो सुपर पावर अमेरिका है, इसको ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने में 400 साल लग गए और इसमें बहुत मुश्किलात भी आई। फॉर एग्जांपल 1861 में अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के दरमियान वॉर होती है, सिविल वॉर होती है, जिसकी वजह ये होती है कि सदर्न स्टेट्स में स्लेवरी होती है और नॉर्दर्न स्टेट्स ये कहती हैं कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाना चाहिए और इन स्लेव्स को इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, जो कि सदर्न स्टेट्स को ये मंजूर नहीं था। उनका सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो स्लेवरी पे डिपेंडेंट था, तो उनको वो मंजूर नहीं था। तो आम आवाम के लिए स्लेव्स के लिए आम आवाम के राइट्स के लिए वहाँ 4 साल तक जंग लड़ी गई, सिविल वॉर हुई। और साउथ अमेरिका में जहाँ पर स्पेनिश आए थे, वहाँ उन्होंने जो सरदार बनाए थे उन्होंने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए वहाँ से और वहाँ आज भी वही डिक्टेटर्स हैं, वहाँ आज भी गुर्बत है और वो नाकाम है। वहाँ आज भी वैसे ही रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होते हैं।
इसी तरह से इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। यहाँ की सबसे बड़ी इन रेवोल्यूशंस की सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने किंग और चर्च की पावर्स को ख़त्म किया, डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी। तो इस तरह से उन मुल्कों ने तरक्की हासिल की, अपने इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करके। और उस डेवलपमेंट में उनको पता था कि मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलात को ओवरकम किया और इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते चले गए। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को एज केस स्टडी देखें, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में उस तरह से इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देख लें, जिसमें एक नैरो एलिट हमेशा से हुकूमत करती आ रही है और रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती आ रही है। वही रूलिंग क्लास टैक्सेस भी इवेड करती है। इसी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है जो आम आवाम को फ़ायदा देने की बजाय, जो कि उसी रूलिंग क्लास का सेट किया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम है, जो आम आवाम को फ़ायदा देने की बजाय उसी एलीट क्लास को सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करता है, उसी एलीट क्लास को फ़ायदा पहुंचाता है और उसके नतीजे में आम आवाम जो है वो सफ़र करती रहती है। मौजूदा हालात को देख लें, क्या आपको लगता है कि ये इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशन होने की गवाही दे रहे हैं? तो आज हम नाकाम इसलिए हैं कि हम ट्रू सेंस में इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं कर पाए। और हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने वो इदारे ऐसे सेटअप ही नहीं किए, उनमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी ही नहीं रखे। पावर्स जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट मौजूद तो है, लेकिन उसको ट्रू सेंस में अप्लाई नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। पावर्स इंक्रोच होती रहती हैं। तो अगर पाकिस्तान के मसाइल को ठीक होना है, तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना पड़ेगा और इसमें डेकेड्स लगेंगे। ये चंद सालों की बात नहीं है, इसमें डेकेड्स लगेंगी, सदियां लग सकती है। तो तब जाके पाकिस्तान, लेकिन एक जो है रास्ता तो इख्तियार करना चाहिए। सो अगर आप को ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई भी पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, इकोनॉमी के रिलेटेड या पाकिस्तान और नेशंस के फेलियर के मुतल्लिक, तो आप उसमें अपने ये और ख़ास तौर पे ऐसे में आप ये आर्गूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस लिए नाकाम है, या इसको किसी भी एंगल से आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इस तरह से आपका आंसर जो है दूसरों से स्टैंड आउट होगा, एक एनालिटिकल बेस्ड होगा आपका आंसर। आप फैक्ट्स भी बयान कर रहे होंगे, आप साथ में उसकी एग्जांपल भी कोट कर रहे होंगे, जो कि वक्त में आप एक ट्रू है, आपको नज़र आ रही है एग्जांपल। तो ये आपने इस तरह से अपने एग्ज़ाम में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। मैं इंशाल्लाह एक और सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हर सीएसएस एस्पायरेंट को लाज़मी पता होनी चाहिए। तो ऐसी ऑलमोस्ट 100 टर्म्स पे मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ। 100 टर्म्स पे मैं वीडियोस आपको बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को देखते रहें। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।